उस रात की कहानी जब पहली बार मेरे दादाजी ने सुनाई थी, तब उनकी आंखों में जो डर था, वो आज भी मुझे याद है। उन्होंने कहा था कि कुछ जगह ऐसी होती हैं, जहाँ समय रुक जाता है, जहाँ पुराने पाप मिटते नहीं, बस इंतज़ार करते हैं। और जब कोई अनजान वहाँ कदम रख देता है, तो वो पाप फिर से जाग उठते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं खौफ, जहाँ हम लेकर आते हैं ऐसी डरावनी और रहस्यमय कहानियाँ जो शायद आपको रात भर सोने ना दे। अगर आपको डरावनी कहानियाँ पसंद है तो चैनल खौफ को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए चलते हैं कहानी की तरफ। आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रहा हूँ, वो मैंने अपने बचपन में मेरे दादाजी से सुनी थी। बचपन में रात को सोने से पहले वो मुझे अक्सर कहानियाँ सुनाते थे। कुछ कहानियाँ वीरों की होती थी, कुछ पुरानी लोक कथाएं होती थी और कुछ ऐसी कहानियाँ जिन्हें सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो जाते थे। लेकिन उन सब कहानियों में एक कहानी ऐसी थी जो मेरे दिमाग में हमेशा के लिए बस गई। वो कहानी थी मेरे दादाजी के बड़े भाई की, जिनका नाम महेश था। वैसे देखा जाए तो महेश भी मेरे दादाजी लगते थे, पर मैंने उन्हें कभी नहीं देखा था। घर में उनकी कोई तस्वीर भी नहीं थी, बस उनके बारे में बातें ही थी और एक पुरानी डायरी। मेरे दादाजी बताया करते थे कि महेश पढ़े लिखे इंसान थे। वो पेशे से एक आर्किटेक्ट थे। पुराने मकानों, हवेलियों और ऐतिहासिक इमारतों को देखने का उन्हें बहुत शौक था। जब भी वो कहीं जाते तो वहाँ की हर छोटी बड़ी चीज़ नोट करते। दीवारों का डिज़ाइन, खिड़कियों की नक्काशी, पुराने पत्थरों की बनावट, सब कुछ। उन्हें डायरी लिखने की आदत थी और उन्हीं की एक पुरानी डायरी में से मेरे दादाजी को उस अजीब घटना का पता चला था जो उनके साथ कई साल पहले हुई थी। हालांकि उस डायरी में पूरी कहानी नहीं लिखी गई थी, बस कुछ घटनाएं, कुछ अधूरी बातें और कुछ ऐसे शब्द जो पढ़ के ही अजीब सा डर लगता था। बाकी की कहानी मेरे दादाजी ने मुझे अपने अंदाज में सुनाई थी। जब मैं छोटा था तब मुझे उनकी कहानी बहुत डरावनी लगती थी, लेकिन जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ मुझे लगने लगा कि शायद वो सब एक कहानी थी। शायद उन्होंने मुझे डराने के लिए उसे बढ़ा चढ़ा कर सुनाया था, या फिर हो सकता है कि उन्होंने खुद ही उस डायरी की कुछ अधूरी बातों को जोड़कर पूरी कहानी बना ली हो। लेकिन कई साल बाद जब मैं अपने कुछ दोस्तों के साथ ट्रैकिंग के लिए उस इलाके में गया, तब मुझे पहली बार लगा कि शायद वो कहानी सच भी हो सकती है। वो जगह अब पहले जैसी नहीं थी। ना वहाँ कोई गांव था, ना घर, ना लोग, बस घना जंगल था। ऊंचे पेड़, सूखी पत्तियों की गंध और एक अजीब सा सन्नाटा। जब मैं वहां खड़ा था, मुझे हर वक्त ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई हमें देख रहा हो। एक अजीब सा दबाव, जैसे हवा भी भारी हो। मेरे साथ जो दोस्त थे उन्होंने भी वही महसूस किया। हम सबको वहाँ अजीब बेचैनी हो रही थी। हम ज़्यादा देर वहाँ नहीं रुके, लेकिन उस दिन मुझे पहली बार एहसास हुआ कि मेरे दादाजी की कहानी सिर्फ कहानी नहीं थी, उसमें शायद कुछ सच्चाई थी। और अब मैं वही कहानी आपको उसी अंदाज में सुनाने जा रहा हूँ जैसे मेरे दादाजी ने मुझे सुनाई थी। कहते हैं कि शहर की हवा में आज़ादी होती है, लेकिन गांव की मिट्टी में यादें बसती हैं, पुरानी, गहरी और कभी कभी बहुत खतरनाक। क्योंकि कुछ यादें ऐसी होती हैं जो मरती नहीं, वो बस इंतजार करती हैं। मेरा नाम महेश है, मैं एक आर्किटेक्ट हूँ। पुरानी हवेलियाँ और ऐतिहासिक इमारतों में मेरी हमेशा से दिलचस्पी रही है। कभी कोई पुराना मंदिर, कभी कोई किला, कभी कोई छोड़ी हुई हवेली। ऐसी जगह मुझे हमेशा अपनी तरफ खींचती थी। शायद इसलिए जब मेरे कॉलेज के दोस्त नरेश ने मुझे अपने गांव आने का न्योता दिया, तो मैंने बिना सोचे हाँ कर दी। नरेश बुंदेलखंड के एक छोटे से गांव का रहने वाला था। कॉलेज में वो अक्सर अपने गांव की बातें किया करता था, लेकिन उसकी बातें हमेशा थोड़ी अजीब होती थी। वो कहता था कि उसके गांव में कुछ ऐसे नियम हैं जो सरकार ने नहीं बनाए, कोई और बनाता है और पूरे गांव को उनका पालन करना पड़ता है। पहली बार जब उसने ये बात कही थी तो मैं हंस पड़ा था। मैंने कहा था, क्या मतलब, वहाँ भूतों की पंचायत बैठती है क्या? वो मेरी तरफ देखता रहा। उसकी आंखों में मजाक नहीं था। वो बोला था, तू समझेगा नहीं महेश। उस दिन के बाद भी वो कभी कभी गांव की अजीब बातें बताता था, लेकिन मैंने कभी उसे गंभीरता से नहीं लिया। मेरे लिए वो सब एक अंधविश्वास था। लेकिन जिस दिन हम उसके गांव पहुंचे, उस दिन मुझे पहली बार लगा कि शायद वो सच बोल रहा था। हम झांसी से करीब 2 घंटे की यात्रा करके उसके गांव की तरफ जा रहे थे। कच्ची सड़क, दोनों तरफ सूखे पेड़ और दूर तक फैली लाल मिट्टी। गाड़ी धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। तभी अचानक नरेश ने कहा, गाड़ी रोको। मैंने ब्रेक लगा दी। हम एक छोटी सी पहाड़ी के पास खड़े थे। पहाड़ी के ऊपर
घने पेड़ों के बीच कुछ दिखाई दे रहा था, जैसे कोई छोटा सा मंदिर। नरेश बिना कुछ कहे गाड़ी से उतरा। मैंने खिड़की से बाहर जाकर पूछा, क्या हुआ? वो बोला, महेश नीचे उतर। मैं भी गाड़ी से उतर गया। नरेश ने पहाड़ी की तरफ देखा और फिर गंभीर आवाज में कहा, ऊपर प्रणाम कर। मैं हंस पड़ा। क्यों? यहाँ टोल टैक्स देना पड़ता है क्या? लेकिन नरेश नहीं हंसा। उसने आंखें बंद कर ली। वो कुछ बुड़बुड़ाने लगा। फिर उसने जमीन से थोड़ी सी मिट्टी उठाई और अपने माथे पर लगा ली। उसका चेहरा देखकर मुझे पहली बार थोड़ा अजीब लगा। वो सच में डरा हुआ लग रहा था। उसने मेरी तरफ देखा और धीमी आवाज में कहा, तू भी कर ले। कह दे कि तू मेहमान है, कोई नुकसान पहुंचाने नहीं आया है। मैंने मजाक उड़ाने के लिए मुंह खोला, लेकिन फिर रुक गया। उसकी आंखों में जो डर था वो बनावटी नहीं लग रहा था। मैंने भी चुपचाप पहाड़ी की तरफ देखा। मन ही मन में कहा, अगर यहाँ कोई है तो मैं बस देखने आया हूँ। फिर मैंने भी थोड़ी मिट्टी उठाकर अपने माथे पर लगा ली। नरेश ने राहत की सांस ली। हम दोनों वापस गाड़ी में बैठ गए। लेकिन जैसे ही गाड़ी गांव की तरफ बढ़ी, मुझे पहली बार महसूस हुआ कि हवा बदल गई है। सड़क के दोनों तरफ पेड़ और घने हो रहे थे। सूरज की रोशनी भी मुश्किल से जमीन तक पहुंच रही थी और पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने अभी अभी हमें दूर से देखा हो और शायद वो अभी भी हमें देख रहा था। नरेश का गांव सच में किसी टाइम कैप्सूल जैसा लग रहा था, जैसे समय वहाँ कई साल पहले रुक गया हो। गांव में दाखिल होते ही मुझे ऐसा लगा जैसे हम किसी दूसरी दुनिया में आ गए हों। छोटे छोटे घर जिनकी छतें झाड़ियों की बनी हुई थी, दीवारें मिट्टी और पत्थरों की बनी हुई। चारों तरफ नीम और पीपल के पुराने पेड़ थे। उन पेड़ों की जड़ों ने जमीन को ऐसे पकड़ रखा था जैसे वो इस जगह को कभी छोड़ना नहीं चाहते। लेकिन सबसे अजीब चीज थी वहां का सन्नाटा। दोपहर का वक्त था। गांव में लोग थे, लेकिन आवाजें नहीं थी। कुछ बूढ़े लोग अपने घरों के सामने चारपाई पर बैठे थे। कुछ औरतें आंगन में काम कर रही थी, लेकिन कोई जोर से बात नहीं कर रहा था। सब धीमी आवाज में फुसफुसा रहे थे। और जैसे ही हमारी गाड़ी वहां से गुजरी, सबकी नजर हमारी तरफ उठ गई। वो हमें ऐसे देख रहे थे जैसे हम कोई अनजान खतरा हो। मैंने नरेश की तरफ देखा। वो खिड़की से बाहर देखने से बच रहा था। थोड़ी देर बाद हम उनके घर पहुंच गए। नरेश का घर गांव के बाकी घरों से काफी बड़ा था। पुरानी शैली की बनी हुई हवेली जैसा घर, ऊंचा दरवाजा, बड़ा आंगन और चारों तरफ कमरे। दरवाजे पर पहुंचते ही नरेश की माँ बाहर आ गई। उन्होंने हमें देखते ही मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन उनकी मुस्कान में भी हल्की घबराहट थी। उन्होंने मेरा बहुत अच्छे से स्वागत किया। आओ बेटा, अंदर आओ। अंदर जाकर मैं नरेश के पिताजी से मिला। वो आंगन में चारपाई पर बैठे अखबार पढ़ रहे थे। उन्होंने भी मुझे देखकर मुस्कुराकर स्वागत किया। सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन फिर भी कुछ था जो सही नहीं लग रहा था। उनकी आंखों में एक अजीब सा डर था, जैसे वो हर वक्त किसी अनहोनी का इंतजार कर रहे हों। शाम होते होते हवा थोड़ी ठंडी हो गई। आंगन में चाय आई। हम सब बैठकर बातें करने लगे। मैंने इधर उधर की बातें की, शहर की बातें, कॉलेज की बातें, लेकिन मेरे दिमाग में एक ही चीज घूम रही थी, वो पुराना बाड़ा जिसका जिक्र नरेश ने कई बार किया था। आखिर मैंने पूछ ही लिया, यार नरेश, तू जिस वाड़े की बात करता था वो कहाँ है? मेरी बात सुनते ही अचानक खनखनाहट की आवाज आई। नरेश की माँ के हाथ से कप हल्का सा टकराकर नीचे गिर गया। आंगन में एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। नरेश के पिताजी ने धीरे से अखबार नीचे रखा। उनकी नजरें सीधी मेरी तरफ उठी। फिर उन्होंने नरेश की तरफ देखा और कहा, नरेश, इसे गांव घुमा ला। फिर थोड़ी देर रुककर उन्होंने सख्त आवाज में कहा, लेकिन उस तरफ मत जाना। मैंने चौंक कर पूछा, किस तरफ अंकल? लेकिन जवाब देने से पहले ही नरेश उठ खड़ा हुआ। उसने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे बाहर की तरफ खींच लिया। चल, बाद में बताता हूँ। हम दोनों घर से बाहर निकल आए। सूरज अब ढलने लगा था। आसमान हल्का लाल हो गया था। हम गांव की पगडंडी पर धीरे धीरे चलते रहे। कुछ देर तक नरेश चुप रहा। फिर मैंने पूछा, अब बताएगा भी कि वो बाड़ा कहाँ है? वो रुका नहीं, बस आगे चलता रहा। कुछ देर बाद हम गांव के शोर पर पहुंच गए और फिर मैंने उसे देखा। पहाड़ी के ऊपर घने पेड़ों के बीच एक विशाल खंडर खड़ा था। वही वाड़ा, काले पत्थरों से बना हुआ। उसकी दीवारें कई जगह से टूटी हुई थी, लेकिन फिर भी वो किसी सोए हुए राक्षस की तरह खड़ा था। और उसका मुख्य दरवाजा वो अभी भी सलामत था। सागौन की लकड़ी का विशाल दरवाजा जिस पर बारीक नक्काशी बनी हुई थी और उस पर लटके थे बड़े बड़े लोहे के ताले। मैं उसे देखकर मंत्रमुग्ध हो गया। एक आर्किटेक्ट के लिए वो जगह खजाने जैसी थी। मैंने उत्साह से कहा, वाह नरेश, ये तो कमाल की जगह है। चल अंदर चलते हैं।
लेकिन नरेश ने तुरंत मेरा हाथ पकड़ लिया। नहीं, उसकी आवाज़ में डर था। मैंने हैरानी से पूछा, क्यों, क्या हुआ? वो धीरे से पीछे हटने लगा। महेश, वापस चल, यहाँ खड़ा रहना भी मना है। मैंने हंसते हुए कहा, अरे यार, तू कितना डरता है, तेरे ही पुरखों की हवेली है ना। लेकिन मेरी बात का उस पर कोई असर नहीं हुआ। मैंने उसकी बात अनसुनी कर दी और पहाड़ी पर चढ़ने लगा। नीचे से नरेश जोर से चिल्लाया, महेश, पागल मत मत, वो मंदिर नहीं है, वो हमारे पूर्वजों की सजा देने की जगह है। मैं मुड़ा और हंसते हुए बोला, क्या बात कर रहा है, भूत बनकर खा जाएंगे क्या? कुछ ही मिनटों में मैं दरवाजे तक पहुंच गया। करीब से देखने पर वो बाड़ा और भी डरावना लग रहा था। दरवाजे पर तंदूर और हल्दी के ताजे निशान थे। मतलब यहाँ कोई आता है। मैंने हाथ बढ़ाकर दरवाजे को छुआ। लकड़ी बर्फ जैसी ठंडी थी और तभी मजाक में मैंने दरवाजे पर लटकी हुई लोहे की जंजीर खटका दी। ठक ठक, वो आवाज उस गहरे सन्नाटे में गूंज उठी। नीचे खड़ा नरेश अपना सिर पकड़कर बैठ गया। तूने तूने ये क्या किया महेश? मैं हंस पड़ा, लेकिन तभी मुझे लगा जैसे दरवाजे के पीछे कहीं बहुत अंदर कुछ हल्का सा हिला हो, और उसी पल ठंडी हवा का एक झोंका मेरे चेहरे से टकराया। हम दोनों कुछ देर तक उसी पहाड़ी के नीचे खड़े रहे। नरेश की सांसें तेज चल रही थी और वो बार बार उस बाड़े की तरफ देख रहा था, जैसे डर रहा हो कि कहीं वहां से कुछ हमारे पीछे तो नहीं आ रहा। मैंने हल्के से हंसते हुए कहा, इतना डर क्यों रहा है यार, मैंने बस जंजीर ही तो खटखटाई है। लेकिन नरेश नहीं हंसा। उसने धीरे से कहा, चल यहाँ से वापस चलते हैं, अब वैसे भी अंधेरा होने वाला है। मैंने भी ज्यादा बहस नहीं की। सूरज अब लगभग डूब चुका था। आसमान में लाल और बैंगनी रंग घुल रहे थे। पहाड़ी की तरफ से आती हवा थोड़ी ठंडी हो गई थी और पता नहीं क्यों अब मुझे भी वो जगह पहले से ज्यादा अजीब लगने लगी थी। हम दोनों धीरे धीरे गांव की तरफ वापस चलने लगे। सारे रास्ते नरेश चुप था। मैंने 2-3 बार उससे बात करने की कोशिश की, लेकिन वो बस हाँ या हूँ में जवाब देता रहा। करीब 20 मिनट बाद हम घर पहुंच गए। घर के आंगन में उस वक्त लालटेन जल रही थी। नरेश की माँ रसोई में खाना बना रही थी और उसके पिता चुपचाप आंगन में बैठे थे। जैसे ही हम अंदर आए, दोनों की नजरें एक साथ हम पर उठी। उनकी नजरों में एक अजीब बेचैनी थी। नरेश की माँ ने तुरंत पूछा, इतनी देर क्यों लगा दी? नरेश ने जवाब देने से पहले ही मेरे तरफ देखा, फिर बोला, बस गांव दिखा रहा था। उन्होंने कुछ नहीं कहा, लेकिन मुझे लगा कि वो हमारी आंखों में कुछ ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। रात को खाना लगाया गया। हम सब आंगन में बैठकर खाना खाने लगे, लेकिन माहौल बिल्कुल सामान्य नहीं था। कोई भी खुलकर बात नहीं कर रहा था। बस कभी कभी प्लेटों की आवाज़ या चम्मच की हल्की खनखनाहट। मैंने देखा कि नरेश आज बहुत चुप था। उसके पिता भी बार बार मेरी तरफ देख रहे थे, फिर नजरें फेर लेते। मुझे लगा शायद उन्हें पता चल गया है कि हम उस पाड़े के पास गए थे, लेकिन किसी ने कुछ नहीं कहा। खाना खत्म होने के बाद हमें मेहमानों वाले कमरे में सुला दिया गया। वो कमरा घर के पिछली तरफ था। कमरे में 2 पुराने लकड़ी के पलंग थे। दीवारों पर चूने की परत थी जो कई जगहों से उखड़ चुकी थी। छत पर एक पुराना पंखा लगा था, लेकिन बिजली उस रात नहीं थी, इसलिए कमरे में बस एक लालटेन रख दी गई। कुछ देर बाद नरेश ने लालटेन बुझा दी। कमरा अंधेरे में डूब गया। नरेश कुछ ही मिनटों में गहरी नींद में चला गया, लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैं बार बार करवट बदल रहा था, शायद इसलिए क्योंकि वो जगह मेरे लिए नई थी, या शायद इसलिए क्योंकि मेरे दिमाग में बार बार वही बाड़ा घूम रहा था। बाहर झिंगूरों की आवाज़ लगातार आ रही थी। कभी कभी दूर कहीं कुत्ते भौंकते थे और फिर सब शांत हो जाता था। मैं छत की तरफ देखते हुए लेटा था। तभी अचानक मुझे महसूस हुआ कि कमरे की हवा ठंडी हो गई है। अजीब तरह की ठंड, जैसे किसी ने अचानक खिड़की खोल दी हो। मैंने चादर खींचकर अपने ऊपर ओढ़ ली और आंखें बंद करने की कोशिश की। तभी मेरे कानों में एक हल्की सी आवाज़ आई। मैंने आंखें खोली। कमरे में फिर सन्नाटा था। मैंने सोचा कि शायद ये मेरा वहम होगा। मैंने फिर आंखें बंद कर ली, लेकिन कुछ सेकंड बाद वही आवाज़ फिर से आई। इस बार मैं तुरंत उठकर बैठ गया। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। ये वही आवाज़ थी जो मैंने उस बाड़े के दरवाजे पर जंजीर खटखटाने के बाद सुनी थी, लेकिन इस बार वो आवाज़ बाहर पहाड़ी से नहीं आ रही थी। वो आवाज़ हमारे कमरे के दरवाजे से आ रही थी। कोई इतनी रात गए हमारे कमरे का दरवाज़ा खटखटा रहा था। मैंने बगल में देखा, नरेश गहरी नींद में सो रहा था। मैंने धीरे से उसे हिलाया। नरेश, वो नहीं जागा। मैंने थोड़ा जोर से कहा,
नरेश उठ। लेकिन वो बिल्कुल नहीं हिला, जैसे उसे गहरी नींद में जकड़ लिया हो। दरवाजे पर फिर वही आवाज़ आई। अब मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था। मैं धीरे धीरे बिस्तर से उतरा। कमरे का फर्श ठंडा था। मैं सावधानी से दरवाजे की तरफ बढ़ा। कौन है? मैंने धीमी आवाज में पूछा। कोई जवाब नहीं, बस सन्नाटा। मैंने सोचा शायद नरेश की माँ होगी। शायद वो देखने आई होगी कि हम ठीक ठाक हैं या नहीं, या शायद पानी देने आई हो। मैंने दरवाजे की कुंडी खोली और धीरे से दरवाजा खोल दिया। बाहर लंबा अंधेरा गलियारा था। दीवार पर एक धुंधली लालटेन टंगी थी, जिसकी रोशनी मुश्किल से फर्श तक पहुंच रही थी, लेकिन वहां कोई नहीं था। गलियारा पूरी तरह खाली था। मैं कुछ सेकंड वहीं खड़ा रहा, फिर खुद से कहा, वहम होगा। मैं दरवाजा बंद करने ही वाला था कि मेरी नज़र नीचे फर्श पर पड़ी और मेरा खून जैसे जम गया। दरवाजे की चौखट के पास लाल मिट्टी के गीले पैर के निशान थे। नंगे पैरों के निशान, छोटे नहीं, बड़े, जैसे किसी आदमी के हों। वो निशान गलियारे के अंधेरे से आते हुए सीधे मेरे कमरे के दरवाजे तक आए थे और फिर वो अंदर की तरफ मुड़ गए थे। मतलब जो भी था, जो दरवाज़ा खटखटा रहा था, वो वापस नहीं गया था। वो कमरे के अंदर आ चुका था। मेरा गला सूख गया। मैं धीरे धीरे पीछे मुड़ा। मेरी नज़र फर्श पर गई। लाल मिट्टी के वही गीले पैरों के निशान कमरे के अंदर तक जा रहे थे, धीरे धीरे, सीधे मेरे बिस्तर की तरफ। मैंने कांपते हुए उन निशानों को देखा। वो मेरे पलंग के बिल्कुल पास तक गए थे और फिर अचानक गायब हो गए थे। बस वही खत्म, जैसे कोई वहां खड़ा होकर हवा में घुल गया हो। मेरे पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। मैंने जल्दी जल्दी कमरे में चारों तरफ देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। कमरा खाली था। फिर भी मुझे महसूस हो रहा था कि मैं अकेला नहीं हूँ। कमरे की हवा भारी हो गई थी। उसमें एक अजीब सी गंध थी, गीली मिट्टी की गंध, जैसे बारिश के बाद मिट्टी से आती है। लेकिन उसके साथ एक और बदबू मिली हुई थी, सड़ी हुई, घुटन भरी, जैसे किसी पुरानी बंद जगह से आती है। मैंने बहुत धीरे से पुकारा, नरेश। मेरी आवाज़ गले से बाहर नहीं निकल रही थी और तभी मेरे ठीक पीछे, मेरे कान के पास किसी ने गहरी सांस ली। गर्म, भारी और बेहद करीब। ऐसा लग रहा था जैसे कोई मेरे ठीक पीछे खड़ा हो। मेरे शरीर में जैसे बिजली दौड़ गई। मेरे कान के पास आई वो गर्म सांस इतनी पास थी कि मुझे साफ महसूस हो रहा था कि कोई मेरे बिल्कुल पीछे खड़ा है। लेकिन अभी कुछ सेकंड पहले तक वहाँ कोई नहीं था। मेरे हाथ पैर सुन्न हो गए। मैं धीरे धीरे पलटने की हिम्मत जुटाने लगा। दिल इतनी तेज धड़क रहा था, मुझे लग रहा था कि उसकी आवाज़ पूरे कमरे में गूंज रही होगी। मैंने धीरे से सिर घुमाया। पीछे कुछ भी नहीं था। कमरा खाली था, बस अंधेरा और सन्नाटा। मैंने तुरंत नरेश की तरफ देखा। वो अभी भी उसी तरह सो रहा था, जैसे उसे किसी ने गहरी नींद में धकेल दिया हो। मैं तेजी से उसके पास गया और उसे जोर से हिलाया, नरेश उठ। इस बार वो हल्का सा हिला। उसने आंखें आधी खोलते हुए कहा, क्या हुआ? मेरी आवाज़ कांप रही थी। अभी अभी कोई यहाँ था। वो उठकर बैठ गया। क्या मतलब? मैंने फर्श की तरफ इशारा किया। ये देख। लेकिन जैसे ही नरेश ने नीचे देखा, वहाँ कुछ भी नहीं था। कोई पैरों के निशान नहीं। फर्श बिल्कुल साफ था। मैं हैरान रह गया। अभी कुछ सेकंड पहले तो वहाँ साफ साफ गीली मिट्टी के निशान थे। मैं घबरा कर बोला, नहीं, सच में थे यहाँ। नरेश ने कुछ नहीं कहा। वो धीरे धीरे उठकर दरवाजे तक गया। उसने बाहर झांक कर देखा और फिर दरवाजा बंद कर दिया। उसके चेहरे पर गहरी चिंता थी। तूने कुछ किया था क्या वहाँ? उसने धीरे से पूछा। मैं समझ गया कि वो किसकी बात कर रहा है। तू बाड़े की बात कर रहा है ना? वो चुप रहा। मैंने कहा, मैंने बस जंजीर खटखटाई थी। मेरी बात सुनते ही उसके चेहरे का रंग उड़ गया। वो कुछ सेकंड तक चुप खड़ा रहा। फिर उसने बहुत धीमी आवाज में कहा, महेश, यहाँ एक नियम है, उस बाड़े को छूना नहीं चाहिए। मैंने हैरानी से पूछा, क्यों? उसने जवाब देने से पहले दरवाजे की तरफ देखा, जैसे डर रहा हो कि कोई उसे सुन रहा हो। फिर धीरे से बोला, क्योंकि वहाँ जो बंद है उसे जगाना नहीं चाहिए। मेरी रीढ़ में ठंडक दौड़ गई। क्या बंद है वहाँ? नरेश ने तुरंत सिर हिला दिया। मुझे पूरी कहानी का नहीं पता, बस इतना पता है कि हमारे पूर्वजों ने उस जगह को बंद कर दिया था और पूरे गांव को मना किया गया था कि वहाँ कोई नहीं जाएगा। मैंने हंसने की कोशिश की। यार, ये सब अंधविश्वास है, लेकिन सच कहूँ तो अब मेरे अंदर भी डर घर करने लगा था। कमरे की हवा अभी भी भारी थी, जैसे कोई अदृश्य चीज हमारे आसपास घूम रही हो। तभी अचानक
बाहर से एक अजीब आवाज़ आई, किसी के चलने की आवाज़, धीरे धीरे, नंगे पैरों की। वो आवाज़ गलियारे से आती हुई हमारे दरवाजे के पास आकर रुक गई। हम दोनों एकदम चुप हो गए। नरेश की सांसें तेज हो गई। मैंने दरवाजे की तरफ देखा। दरवाजे के नीचे की दरार से हल्की लाल मिट्टी अंदर सरकती हुई दिखाई दे रही थी, जैसे कोई बाहर खड़ा हो और उसके पैरों से मिट्टी जड़ रही हो। फिर धीरे धीरे दरवाजे की लकड़ी पर किसी के नाखून रगड़ने की आवाज़ आई। मेरा पूरा शरीर सुन्न हो गया। नरेश ने फुसफुसाते हुए कहा, दरवाज़ा मत खोलना। आवाज़ फिर आई, इस बार थोड़ा जोर से, जैसे कोई दरवाजे को अंदर से खरोंच रहा हो। फिर अचानक दरवाजे पर वही आवाज़ गूंजी, वही आवाज़ जो मैंने उस वाड़े की जंजीर खटखटाने पर सुनी थी। हम दोनों एकदम शांत बैठे रहे। कमरे की हवा और ठंडी हो गई थी और उस सन्नाटे के बीच मुझे साफ महसूस हो रहा था कि दरवाजे के उस पार जो भी खड़ा है वो इंसान नहीं है। तो दोस्तों, बाहर कौन था, क्या होगा महेश के साथ, ये जानने के लिए आपको कल तक का वेट करना होगा। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि डरावनी और सच्ची कहानियाँ जल्दी से जल्दी आप तक पहुंच सके। और अगर आप अपनी स्टोरी भेजना चाहते हैं तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में एक ईमेल मिल जाएगी। उस पर आप अपनी कहानी लिखकर या ऑडियो फॉर्म में भी भेज सकते हैं। उसको मैं अपनी आवाज़ में इस चैनल पर डाल दूंगा। तो मिलते हैं कल इस कहानी के अगले पार्ट के साथ।